आदाब। मुंसिफ टीवी के खबरनामे खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोनिस सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बिहार में पहले चरण के मतदान पर अमित शाह की प्रतिक्रिया। बोले, ज्यादा मतदान कर सरकार की वापसी का संकेत। अबू आसिम आजमी वंदे भारत नहीं गाने के अपने रुख पर कायम। भाजपा ने अबू आजमी के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। और आधिकारिक तौर पर इब्राहिमी समझौते में शामिल हुआ कजाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया इसका ऐलान। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कहा है कि जब दुश्मन ने आतंकवाद के माध्यम से हमारी सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुर्गा का रूप लेना जानता है। बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के पूर्णिया में एक रैली के दौरान उम्मीद जताई है कि पहले चरण के चुनाव में एनडीए को भारी मतदान मिला है। उनका गठबंधन राज्य में 160 सीटें जीत सकता है। हमारे लिए बहुत पॉजिटिव वोटिंग हुई है और हम 160 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते। हमारे प्रवक्ता इसका जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा ना 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे भैया। अरे हम पूरे चुनाव के बाद 160। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सासाराम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने हमेशा जनता को धोखा दिया है। आपने कहा 15-15 लाख लाऊंगा और आपके जोब में डालूंगा। किसने कहा ये? किसने कहा? सच कहा? दिया पैसा? मोदी ने नहीं दिया। क्या कहा? भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने? आप सच बोल रहे हैं क्या? मोदी सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे ना? अब तो समझ में आया। तो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं। मेरे किसान भाइयों को कहा, किसान भाइयों, आपका दाम दुप्पट करूंगा एमएसपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर चुनाव में वोट चुराकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। नई पीढ़ी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। हम जहां भी जाते हैं एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ते हैं, गले लगवाते हैं, और जहां भी बीजेपी जाती है नफरत फैलाती है। हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिख से, एक जात को दूसरी जात से,
लड़ाने का काम करती है। इसीलिए दूसरी गारंटी, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी, बिहार की सरकार होगी। इसमें अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने उनके लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें पिछड़ों की आवाज होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की आवाज होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, युवाओं की होगी। और इस सरकार के दरवाजे आप सबके लिए आपको खुले। आम आदमी पार्टी के नेता और पार्टी की गोवा इंचार्ज आतिशी ने कहा है कि आज हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग गोवा में चल रहे SIR प्रोसेस के बारे में थी। हालांकि ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि गोवा में अभी जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं। SIR प्रोसेस भी 3 हफ्ते बाद शुरू हो सकता था, लेकिन ऐसी क्या जल्दी आ गई कि SIR प्रोसेस और जिला पंचायत चुनाव गोवा में एक ही समय पर बिल्कुल उसी इलेक्शन मशीनरी के साथ इतनी जल्दबाजी में करवाए जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात गोवा में हो रही SIR प्रक्रिया को लेकर थी। गोवा में SIR की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल निकलना है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि गोवा में इस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। 13 दिसंबर को जिला पंचायत का चुनाव है। आज उसकी रिजर्वेशन की घोषणा हुई है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता जिला पंचायत के चुनाव की लग जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव चल रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कैंपेन में इन्वॉल्व होंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को SIR की प्रोसेस को मॉनिटर करने का, ओवरसी करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने BLAs होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे समय पे अपॉइंट करती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स चुनाव के कैंपेन में लगे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो SIR की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में नहीं। वोट चोरी के दावों पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पूछा कि क्या भाजपा कार्यकर्ता चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं? जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो वो जवाब क्यों देते हैं? देखिए, इसमें आप लोगों की जागरूकता, सजगता हमें चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया। चुनाव आयोग पे सबूत से सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह टाल मटोल कर रहा है। लोगों का विश्वास घटता चला जा रहा है चुनाव आयोग पे। वोट चोरी पूरी तरह से चुनाव आयोग शामिल है इसमें, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और जो सबसे गंभीर बात यह है कि जो चुनाव आयोग बनाया जाता है इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जवाबदेही बनती है कि उस संदेह को दूर करें। ये संदेह दूर करने का छोड़ दो। जहां चुनाव आयोग पे आप आरोप लगाओ, भाजपा के प्रवक्ता उसको जवाब देने आ जाते हैं। अरे तुम चुनाव आयोग में काम करते हो क्या? भाजपा के प्रवक्ता आरोप चुनाव आयोग पे, जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? दोनों मिली भगत है। तो इन सब से हमारे लड़ने का तरीका ये कि हमारे नीचे कार्यकर्ता, जनता का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के खराब शासन से निराश हैं और अब विकास और अच्छे शासन की तलाश में हैं। अगले हफ्ते होने वाले उपचुनाव के लिए पंजाब के तरनतारन जिले के चभाल कला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा चुनाव है जो आने वाले सालों तक पंजाब का भविष्य तय करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी और उसके उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू ही असली बदलाव का रास्ता दिखाते हैं। तरनतारन उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब पंजाब ने यह मन बना लिया है कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी के नाल है, क्योंकि लोग वेखते ने कि साडा से छोटा भरा अलग होया सी, वो किन्नी गति ते आगे बढ़िया सी और पंजाब उससे भी नीचे चला गया सी। पंजाब ने आगे तो क्या बढ़ना था, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति जो कांग्रेस ने की है या आम आदमी ने की है वो पंजाब के नुकसान ਲਈ की है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ नेतृत्व ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂਗੇ। तरन तारण विच जो लोग आज चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे हरजीत सिंह जी सिंधु ये लगातार लोगों को मिल रहे हैं और लोगों विच ये बड़ा उन्होंने मन में है कि बीजेपी ही पंजाब का भला कर सकती है, किसान का भला कर सकती है, महिला का भला कर सकती है, गरीब का भला कर सकती है, युवा का भला कर सकती है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गौरवशाली 150 साल पूरे होने के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट का लोकार्पण किया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र है, सपना है, संकल्प है और ऊर्जा है। ये माँ भारती से प्रार्थना है। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द माँ भारती की साधना है, माँ भारती की आराधना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने वंदे मातरम भी गाया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वंदे मातरम गीत गाने के अभियान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी पर भी वंदे मातरम गाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। अबू आसिम आजमी मुंबई में मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के उकसावे करती रहती है। चलो ना यार, रुको ना तुम लोग यार, तुम हटो, तुम क्यों जाओ, तुम दूर जाओ ना यार। तुम यार का कहना है कि अगर आपको भारत देश में रहना है तो वंदे मातरम किसी के बाप का भारत देश नहीं है। जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी इस मुद्दे? नहीं, मैं इस मुद्दे के लिए मैं किसी के पास क्यों जाऊं इस मुद्दे के लिए? मुझे जरूरत क्या किसी के पास जाने की? मैं मुख्यमंत्री के पास, मेरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मेरे पास एक यहाँ पर एक संस्था है, उस संस्था ने इंक्वायरी किया, सबसे कम फंड अगर कहीं मिला है मुंबई में तो मानखुश शिवाजी नगर को मिला है, क्योंकि माइनॉरिटी इलाका है। माइनॉरिटी इलाकों को जो है ना बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता कि वहां पे बहुत सारी वो है। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, पैसा चले मुख्यमंत्री मिलने को तैयारी नहीं, मिले नहीं तो वापस आ गया मैं। आपको प्रोवोक किया जा रहा है घर के बाहर इस तरह से वंदे मातरम बोलने के लिए स्टेज नहीं, प्रोवोक तो मुझे टीवी वाले भी कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं ताकि उनकी दुकान चल जाए। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो बोल रहा हूं सच्चाई बोल रहा हूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भाजपा के सभी नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक दस्तावेजों का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। के नेता जिनका जिक्र कर रहे हैं वो ये नहीं कहते कि ये आरोप गलत है, वो आरोप गलत है, हुआ गलत है, हुआ गलत है। जब सवाल पूछा जाते हैं तो सवाल की जवाब तो गाली नहीं हो सकता ना। सवाल की जवाब में तर्क देने पड़ते और तर्क संगत बात। बिहार चुनावों के पहले चरण में वोटर टर्नआउट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये एक नया बिहार बनाने का मैसेज है, जिसमें उन सभी को शामिल किया जाएगा जो अब तक वंचित रहे हैं। एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा और ज्यादा वोटर टर्नआउट से ने इसे साबित कर दिया है। बनाने के लिए 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है, हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन में भर्ती हुए 2105 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 3.5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा युवाओं को दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 58,962 हो गई है। अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है और इसलिए राज्य सरकार इसे खत्म करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने युवाओं को सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं और आरोप लगाया कि पिछले सरकारों में नौकरियों देने में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता था। ਅੱਜ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के बाद हरियाणा में वोट चोरी के बाद पार्टी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। इस मामले में अब यूथ कांग्रेस ने कमान संभाल ली है। हरियाणा में वोट चोरी के खुलासे के बाद आज यूथ कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया था। यूथ कांग्रेस ने कथित रूप से लोकतंत्र की शव यात्रा भी निकाली। यूथ कांग्रेस ने कहा कि हम बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान में गुप्त परमाणु परीक्षणों से जुड़ी रिपोर्ट पर कहा है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में सूचित कर दिया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले साल भारत आने की घोषणा की है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सूडान में चल रहे गृहयुद्ध पर भी चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि RSF की हिरासत में बंद भारतीय नागरिकों को रिहा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी सही है और हम लोगों ने की एक भारतीय नागरिक सूडान में वो RSF की कस्टडी में है, जहां की जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहां पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कजाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते में शामिल हो गया है। ये घोषणा व्हाइट हाउस के मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान की गई है, जिसमें कजाकिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। पेश है ये खास रिपोर्ट। कजाकिस्तान ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। ट्रंप ने कजाकिस्तान को शानदार मुल्क और बासलाहियत क़यादत रखने वाली कौम करार देते हुए कहा कि यह फैसला दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फरोग की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जल्द मजीद ममालिक को मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होते देखेंगे, जो मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन की बुनियाद बनेगा। This evening I'm also delighted to report that Kazakhstan has officially agreed, and that's official now, as of about 15 minutes ago. A tremendous country with a tremendous leader has officially joined the Abraham Accords. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के हवाले से उम्मीद का इजहार करते रहे हैं कि वो इस मुआहिदे में शामिल होगा और गुज़िश्ता माह गजा जंग बंदी मुआहिदे के बाद एक मरतबा फिर इस तवक्को का इजहार किया गया था। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वाज़ेह इक़दामात के बगैर वो इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुतवक्का तौर पर 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ट्रंप ने सऊदी वली अहद से इब्राहिमी मुआहिदे पर बातचीत करने का ऐलान किया है। याद रहे कि मुआहिदा इब्राहिमी 2020 में ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाया था, जिसके तहत इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। गजा में जंग बंदी के साथ ही अमेरिका ने इसराइल को मुस्लिम ममालिक की जानिब से तस्लीम करवाने के लिए फिर से मुहिम का आगाज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि दुनिया को 150 बार तबाह किया जा सकता है और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से परमाणु हथियारों को खत्म करने की प्रक्रिया को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्व शांति बल के जरिए हासिल की जा सकती है और कहा कि विश्व नेताओं के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों पर खर्च किए जाने वाले संसाधनों का इस्तेमाल जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने गजा में स्थिरीकरण के प्रयासों पर भी अपडेट दिया है और कहा है कि मध्य पूर्व में शांति के लिए एक मजबूत गठबंधन की तहत महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना करीबी दोस्त और एक बेहतरीन इंसान बताया है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ मजबूत संबंध बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ गजाला हाशमी, जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं, एक दशक पहले अपने गृहनगर हैदराबाद आ गई थी और उनका अपने शहर से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। अमेरिकी राजनीति में उनके शीर्ष पर पहुंचने का जश्न पूरे देश में, खासकर हैदराबाद में मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हाशमी का खानदान 1968 में उस वक्त अमेरिका मुंतकिल हुआ जब गजाला हाशमी सिर्फ 4 बरस की थीं। वो यहाँ के इलाके मलकपेट में पली बढ़ी, जहां उनके खानदान का एक घर था जो अब फरोख्त हो चुका है। पीटीआई वीडियो से गुफ्तगू में उनकी कजन समीना हाशमी ने कहा कि वो गजाला पर फख्र महसूस करती हैं। This moment is a very proud moment for us. We are so happy, we are so excited that she has become the Lieutenant Governor of Virginia State. And we send congratulations, hearty congratulations to her also. That these are our proud moments. We are very happy. In the public life? Actually, we are the background from academic perspectives. So her vision for learning and for academic purpose was very great. And as she moved to US, Statesboro, Georgia, she studied over there and she got the degrees, graduation and post-graduation later on. Her PhD in English literature. So she is my inspiration also. वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब होने के बाद गजाला हाशमी इस रियासत के आला सियासी ओहदे पर मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम और जुनूबी एशियाई नज़ात अमेरिकी बन गई हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका के हालिया इंतखाबात में हिंदुस्तानी नज़ात शहरी बड़ी तादाद में मुंतखब होते हुए एक नई तारीख बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। भारत के सबसे मशहूर और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं कमल हासन। दक्षिण भारत के ये स्टार आज 71 साल के हो गए हैं। अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता हासन ने बेजोड़ प्रतिभा और समर्पण से भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मौजूदा वक्त में वो तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद हैं। हासन पीढ़ियों से लाखों लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। कमल हासन ने एक अदाकार, फिल्मसाज और सियासतदान के तौर पर अपनी बेमिसाल सलाहियतें, लगन से भारतीय सिनेमा पर गहरे नुक्कूश छोड़े हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज सिर्फ 6 साल की उम्र में तमिल फिल्म कलातुर कन्नम्मा से किया। इस फिल्म में शानदार अदाकारी पर उन्हें सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से बेहतरीन चाइल्ड अदाकार अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। जबानों पर उबूर और हर किरदार में ढलने की सलाहियत ने यूनिवर्सल हीरो का खिताब दिलाया। कमल हासन को 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। सन 2000 में उन्होंने फिल्म फेयर नामजदगियों से खुद को अलग कर लिया था ताकि नए अदाकारों को अवार्ड जीतने का मौका मिले। कमल हासन नित नए किरदार, अपनी जुर्रातमंदाना तजुर्बेकारी और फिक्री गहराई के लिए सिनेमा की दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी सन 1987 की फिल्म नायकन, जिसकी हिदायतकारी मणिरत्नम ने की थी, को अब तक बनने वाली बेहतरीन भारतीय फिल्मों में शुमार किया जाता है और ये टाइम मैगजीन की ऑल टाइम 100 बेस्ट फिल्म्स की फहरिस्त में भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।